नमस्कार विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि प्राकृतिक संसाधनों के परिचय से आप पृथ्वी पर संसाधनों, हवा के बारे में, जलवायु नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका और हवाओं के बारे में समझ गए हैं। विद्यार्थियों, अब इस वीडियो में आप बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और ओलों के निर्माण के बारे में बहुत अच्छी जानकारी सीखने जा रहे हैं। आप संघनन, अवक्षेपण, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रियाओं के बारे में जानते होंगे और मुख्य ज़रूरत बात जो हर किसी को पता होनी चाहिए वह वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में है। आइए सांकेतिक शब्दों से शुरू करें। मुख्य शब्द: अवसाद, जीवाश्म ईंधन, दहन, सुपोषण, बर्फ की टोपियाँ, एलर्जी। संकल्पना मानचित्र 1। पानी पर संकल्पना मानचित्र 2 हवा पर। सीखने के उपदेश: इस वीडियो के अंत तक आप जल चक्र, वायु प्रदूषण और पानी को एक अद्भुत तरल क्यों कहा जाता है, इस पर अच्छी जानकारी ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस बारिश को देखने से पहले आइए बारिश बनने से में जल चक्र की भूमिका को समझें। पहला, जब दिन के दौरान जल स्रोत गर्म हो जाते हैं तो बड़ी मात्रा में पानी वाष्पित होकर हवा में चला जाता है। दूसरा, विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण भी थोड़ी मात्रा में जलवाष्प वायुमंडल में मिल जाता है। तीसरा, यह हवा भी गर्म हो जाती है। गर्म हवा अपने साथ जलवाष्प लेकर ऊपर उठती है। जैसे जैसे हवा ऊपर उड़ती है, यह फैलती है और ठंडी होती है। इस ठंडक के कारण हवा में जलवाष्प छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाता है। संघनन, इसका क्या मतलब है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल आकाश में
बादल बनाता है संघनन कहलाती है। चौथा, यदि कुछ कण इन बूंदों के निर्माण के लिए नाभिक के रूप में कार्य करते हैं तो पानी का यह संघनन सरल हो जाता है। पांचवा, आमतौर पर धूल और हवा में मौजूद अन्य निलंबित कण यह कार्य करते हैं। छठा, एक बार जब पानी की बूंदें बन जाती है तो वे इन पानी की बूंदों के संघनन से अधिक महत्ता के साथ बढ़ती है। सातवां, जब बूंदें बड़ी और भारी हो जाती है तो वे बारिश के रूप में गिरती है। कभी कभी जब हवा का तापमान काफ़ी कम होता है तो बर्फ, ओलावृष्टि या ओले के रूप में वर्षा हो सकती है। वर्षा की दिशा क्या होगी? आठवां, वर्षा का पैटर्न प्रचलित हवा के पैटर्न से तय होता है। नौवां, भारत के बड़े हिस्से में बारिश ज़्यादातर दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व मानसून द्वारा लाई जाती है। 10वां, हमने मौसम की रिपोर्ट्स भी सुनी है जिनमें कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। बस निम्नलिखित विषय पर ध्यान केंद्रित करें कि यह हवा कैसे प्रदूषित हो रही है और इस मानव जगत में विभिन्न समस्याओं को फैलाने में कैसे भूमिका निभाती है। जब इस विषय पर बात आती है वायु प्रदूषण, हम समाचारों में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के बढ़ते स्तर के बारे में सुनते रहते हैं। लोगों को अक्सर यह सुनकर बुरा लगता है कि बचपन से ही हवा की गुणवत्ता कम हो गई है। आइए कारण देखें। कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन में कम मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। जब इन ईंधनों को जलाया जाता है तो ईंधन में मौजूद नाइट्रोजन और सल्फर अलग अलग ऑक्साइड बनाते हैं। तीसरा, इन गैसों का सांसों द्वारा अंदर जाना न केवल भयानक है बल्कि वे बारिश में भी घुलकर अम्लीय वर्षा को जन्म देती है। जीवाश्म ईंधन के दहन से हवा में निलंबित कणों की मात्रा भी बढ़ जाती है। ये निलंबित कण बिना जले कार्बन कण या हाइड्रोकार्बन नामक पदार्थ हो सकते हैं। पांचवा, इन सभी प्रदूषकों के उच्च स्तर की उपस्थिति के कारण दृश्यता कम हो जाती है, विशेषकर ठंड के मौसम में जब पानी भी हवा से संघनित हो जाता है।
छठा, इसे स्मॉग स्मॉग के नाम से जाना जाता है और यह वायु प्रदूषण का स्पष्ट संकेत है। अध्ययनों से पता चला है कि इनमें से किसी भी पदार्थ वाली हवा में नियमित रूप से सांस लेने से एलर्जी, त्वचा रोग, कैंसर और हृदय रोग की घटनाएं बढ़ जाती है। 8वां, वायु में इन हानिकारक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि को वायु प्रदूषण कहा जाता है। आइए देखें जल के बारे में एक अद्भुत तरल। पानी पृथ्वी की सतह के एक बहुत बड़े क्षेत्र में व्याप्त है और भूमिगत भी पाया जाता है। वायुमंडल में जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में विद्यमान है। पृथ्वी की सतह पर अधिकांश पानी समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है और खारा है। ताज़ा पानी दोनों ध्रुवों पर बर्फ की चोटियों और बर्फ से ढके पहाड़ों पर जमा हुआ पाया जाता है। चौथा, भूमिगत जल और नदियों, झीलों और तालाबों का पानी भी ताज़ा है। हालांकि मीठे पानी की उपलब्धता अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होती है। व्यावहारिक रूप से हर गर्मियों में अधिकांश स्थानों पर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। 7वां, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जल आपूर्ति प्रणाली स्थापित नहीं की गई है, लोगों को दूर दराज के स्रोतों से पानी लाने में काफ़ी समय खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पानी की उपलब्धता न केवल किसी विशेष क्षेत्र में जीवन व्यतीत करने वाली प्रत्येक प्रजाति के व्यक्तियों की संख्या, बल्कि वहाँ जीवन की विविधता भी तय करती है। बेशक पानी की उपलब्धता सिर्फ एक कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र में जीवन की स्थिरता को तय करती है। तापमान और मिट्टी की प्रकृति जैसे अन्य कारक भी मायने रखते हैं, लेकिन जल उन प्रमुख संसाधनों में से एक है जो भूमि पर जीवन निर्धारित करते हैं। जल प्रदूषण। पहला, पानी उन उर्वरकों और कीटनाशकों को घोल देता है जिनका उपयोग हम अपने खेतों में करते हैं। इसलिए इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत जलाशयों में बह जाता है। दूसरा, हमारे कस्बों और शहरों का मलजल और कारखानों का कचरा भी नदियों या झीलों में बहा दिया जाता है।
तीसरा, विशिष्ट उद्योग विभिन्न कार्यों में पानी का उपयोग ठंडा करने के लिए भी करते हैं और बाद में इस गर्म पानी को जल निकायों में लौटा देते हैं। एक और तरीका जिससे नदियों में पानी का तापमान प्रभावित हो सकता है, जब बांधों से पानी छोड़ा जाता है। पांचवा, गहरे जलाशय के अंदर का पानी सतह पर मौजूद पानी की तुलना में ठंडा होगा, जो सूर्य द्वारा गर्म हो जाता है। यह सब इन जल निकायों में पाए जाने वाले जीवन रूपों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है। यह कुछ जीव रूपों के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है और कुछ अन्य जीव रूपों को नुकसान पहुंचा सकता है। आठवां, यह उस प्रणाली में उपस्थापित विभिन्न जीवों के बीच के संतुलन को प्रभावित करता है। इसलिए हम निम्नलिखित प्रभावों को सम्मिलित करने के लिए जल प्रदूषण शब्दों का उपयोग करते हैं। पहला, खेती में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशकों जैसे जल निकायों में अवांछनीय पदार्थों का शामिल होना। पारा नमक जैसे जहरीले पदार्थ को कागज उद्योग द्वारा उपयोग किए जाते हैं। रोग पैदा करने वाले जीव जैसे बैक्टीरिया जो हैजा का कारण बनते हैं। दूसरा, घुलित ऑक्सीजन का उपयोग पानी में रहने वाले पशुओं और पौधों द्वारा किया जाता है। जल निकायों से घुलनशील ऑक्सीजन जैसे वांछनीय पदार्थों को हटाने से इन जलीय जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जल स्रोतों से अन्य पोषक तत्व भी खत्म हो सकते हैं। जलीय जीव जहाँ रहते हैं वहाँ तापमान की एक निश्चित सीमा के साथ सुखी रहते हैं और पानी के इस तापमान में अचानक परिवर्तन खतरनाक होगा या जलीय जीवों में प्रजनन को प्रभावित करेगा। विभिन्न पशुओं के अंडे और लावा विशेष रूप से तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। बातों को याद रखें। पहला, हवा में हानिकारक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि को वायु प्रदूषण कहा जाता है। दूसरा, जल निकायों में अवांछनीय पदार्थों के शामिल होने से जल प्रदूषण होता है। तीसरा, भूमि और जल निकायों पर हवा के असमान ताप से हवाएं चलती है। चौथा, जल निकायों से पानी का वाष्पीकरण और उसके बाद संघनन से हमें वर्षा मिलती है। पांचवा, वर्षा का पैटर्न किसी क्षेत्र में प्रचलित हवा के पैटर्न पर निर्भर करता है।